नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेक्निकल क्वेश्चन या कहा जाए कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि कॉपा का जो लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो हम सीधा जो है वो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, जो कि टेक्निकल रहने वाला है। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चनों का, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से मिलते रहेंगे। देखिए, ये कॉपा दरअसल 3-4 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था, जहाँ तक है कॉपा का। और क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आती हैं, ठीक-ठाक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पेपर हुआ था, इससे पहले भी है ये पेपर, तो इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये 23 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट के जो है पेपर देखने को। नॉन टैग 25 नंबर का रहेगा, जो कि मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, और 25 से 26 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और आंसर कीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया कब होती है। जब बूटिंग प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, या बूट कहा जाए, कब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे तो देखा जाए तो दो तरह की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक हॉट बूटिंग होती है, और ये बंद चालू का रहता है। तो जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उसको हम बूटिंग बोला जाता है। जब आप कोई विंडो डालते हो, बूट करते हो, ठीक है, पीडीएफ बनाते हो। जब आप पीडीएफ में कोई कंप्यूटर में कोई विंडो डालना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है वो या सीडी के थ्रू डालोगे या पीडीएफ के थ्रू डालोगे। तो पीडीएफ क्या है, बूटेबल होना चाहिए। बूटेबल बनाते हैं, देन उसको आप कंप्यूटर में लगाते हो, फिर उसके बाद कंप्यूटर को चालू करते हो, बूट करते हो, ठीक है ना। तो वो कब होती है, चालू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी व्हेन कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है। तो आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ, एक डैश एक ऐसी स्थिति है जब एक प्रक्रिया रिक्वेस्टेड रिसोर्सेस के लिए एंडलेस प्रतीक्षा करती है, इसका उपयोग किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा किया जा रहा है जो किसी अन्य रिसोर्स की प्रतीक्षा कर रही है। क्वेश्चन की भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर आप कोई प्रक्रिया या कोई प्रोग्राम हो गया, कुछ प्रोसेस चल रही है आपके कंप्यूटर में, वो एंडलेस है, ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे भाई, एंडलेस ही नहीं हो रही है कोई प्रोसेस, तो वेट किए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग कहा जाएगा, या बूटिंग कहा जाएगा, या मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाएगा, डेडलॉक कहा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेडलॉक। डेडलॉक डेडलॉक प्रक्रिया वो होती है जब आप कोई दो प्रोग्राम चला रहे हो, या प्रोग्राम ऐसा कोई अन्य फंस जाता है, दो प्रोग्राम के बीच जो है वो प्रक्रिया एकदम वहीं पर इनफाइनाइट टाइम तक या अन एंडलेस जो है वो चलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये सभी जो ये वाले क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप समझ सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। टेक्स्ट आधारित कमांड की पहचान कौन करता है। ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट, दूसरा ऑप्शन है CLI, जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ओके, और डिवाइस मैनेजमेंट, और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड की बात की गई है, तो अगर आपको जिसका भी इसका फुल फॉर्म पता होगा आसानी से दे सकता है। कमांड लाइन इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग उन
अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग की आवश्यकता होती है, जैसे पेरोल हो गया, पूर्वानुमान आदि के लिए, यानी पेरोल और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। तो ये जो है वो वहाँ पर देखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कोई बुक ले सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, बहुत सारी मार्केट में जो है वो बुक मिल जाती हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक से अधिक एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस डालते हो तो आप मोस्टली जो है वो एक ही एंटीवायरस डालते हो, एक से ज़्यादा जो है वो आप यूज नहीं करते हो। तो वो क्यों? ऑप्शन है यहाँ पर, इट विल स्कैन कंप्यूटर, या कंप्यूटर को स्कैन करेगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क स्मूथ, ऑपरेटिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम करता है। तो ये दो ऑप्शन तो स्कैन करना हो गया और सुचारू रूप से काम करना, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका कुछ मतलब नहीं निकलता इन दोनों ऑप्शनों से। आगे जो दिया गया है तो इनकरेक्ट यूआई, गलत यूआई दिखाता है, और अगला दिया है इसमें दिक्कत होगी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इट विल कॉज प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी एक से अधिक एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं करना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो एंटीवायरस ऑलरेडी जो है वो ITITO के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने वायरस, एंटीवायरस, कौन कौन से वायरस होते हैं, कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बताया गया है। और टेक्निकल ऐसा है कि कुछ बदलता नहीं है, ना ही कुछ नया होता है। आप उन वीडियो को देखोगे, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचना कि वो 2022 के थे। टेक्निकल चीज़ है, करंट अफेयर्स थोड़ी ना है कि वो बदल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। एंटीवायरस जो नाम है, जाहिर सी बात है वो आगे भी रहेंगे। जैसे कि एम कैफे आपने सुना होगा, ये एंटीवायरस होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और ये कास्परस्काई, ठीक है, और नॉर्ट्रॉन। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये है एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, और बाकी के ये सभी एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप क्षतिग्रस्त ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की मरम्मत करने या अपने कंप्यूटर को वायरस या मेलवेयर से साफ करने में असमर्थ है तो आपको क्या करना चाहिए। कोई आपके सिस्टम में वायरस चला गया है, मालवेयर चला गया है, और आप उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका सिस्टम की फाइल की आपको मरम्मत करनी है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आप किस तरीके से करोगे, डेटा बैकअप बना के एंड सिस्टम फॉर्मेट करके, या स्कैनिंग करके, या बूटिंग करके, या इंस्टॉल ए डिफरेंट एंटीवायरस कर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जो भी हमारी फाइल वगैरह है, जो भी डाटा है, उसको बैकअप कर लो और सिस्टम को फॉर्मेट कर दो। वो सारी चीज़ें जो है वो हट जाएंगी, जो वायरस होगा, मालवेयर होगा, वो सब हट जाए। एंटीवायरस से हम नहीं कर सकते, हमें ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पर आप क्षतिग्रस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही गड़बड़ी है, डैमेज है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें एंटीवायरस काम ही नहीं करेगा। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से नहीं वर्क करेगा, तब तक कुछ भी ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम पहले डेटा को बैकअप बना लेंगे, या और सिस्टम को फिर से हम क्या फॉर्मेट कर देंगे, और दोबारा से जो है वो विंडो रखेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज रोम फाउंड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। रीड ओनली मेमोरी को हम कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पाया जाता है, डेस्कटॉप पे पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, डेस्कटॉप पे आपको आइकन बनी होती हैं डेस्कटॉप को, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप पर रोम नहीं होगी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, फोल्डर में, या SSD कार्ड में, सॉलिड स्टेट जो है वो
ये आजकल जो है यूज होने लगा है हार्ड डिस्क की जगह, एसएसडी कार्ड जैसे हम बोलते हैं। तो हम कहाँ पर देखेंगे, रोम हमारी जो रहती है वो रहती है सीपीयू में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग में, जिसे हम बोलते हैं क्या, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम रैम हो गई, रोम हो गई, ये सब जो है देखने को मिलती है। इसको हम माइक्रोचिप भी बोलते हैं, माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर जो रहते हैं उसको माइक्रोचिप भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हमारे सीपीयू में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिया जाता है। एमएस वर्ड, अब यहाँ से आप देखोगे हमने ऑल ओवर यहाँ से ये कितने क्वेश्चन हो गए, करीबन जो है वो 25 से 26, 5 और 3 8, 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलते हो, तो काफ़ी अच्छा वेटेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। ठीक है, एमएस वर्ड का पूछा गया है। देखिए पावर पॉइंट होती है, पावर पॉइंट हो गया, और एमएस एक्सेल हो गया, और एमएस वर्ड हो गया। तो इनके आपको क्या एक्सटेंशन याद रख लेना, जैसे डॉट पीपीटी हो गया, तो ये किसका रहता है, ये अपना जो रहेगा वो पावर पॉइंट्स का रहता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया एमएस वर्ड का, तो डॉट डॉक डॉक एक्स भी मिल जाएगा, या डॉक डॉट डीओसी मिल जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स होती है। क्योंकि जो एमएस वर्ड जो रहती है वो हम किस पे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं। ठीक है ना, हमें कोई डेटाबेस वगैरह से संबंधित चीज़ें करनी है तो हम क्या एमएस एक्सेल पे करेंगे, जिसका ई एक्सेल होता है। और पीपीटी पावर पॉइंट्स जो रहती है वो हम क्या पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। सभी को पता होगा, कंट्रोल प्लस बी का हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई का हम टैलिक के यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोल प्लस बी, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो शॉर्टकट की भी आपसे जो है वो पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड में क्या होता है, हम डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं डॉक्यूमेंट। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट, भाई कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तो जब ही होगा जब हम पूरा उस पर वर्क कर लेंगे, तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बनेगा, ब्लैंक होगा डॉक्यूमेंट्स, जाहिर सी बात है। कभी भी आपको कोई एमएस वर्ड खोलते हो तो नया चीज़ आएगी और ये पूरा जो है वो ब्लैंक रहेगा। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ना कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड डिटेल नहीं होगी, मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच टू टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाई इन एमएस प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि एमएस प्रोसेसिंग में हम किन दो प्रकार की फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एमएस प्रोसेसिंग का हमसे जो है वो पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है फाइल फॉर्मेटिंग और मेन्यू फॉर्मेटिंग, ये नहीं होती हैं। ठीक है, फाइल फॉर्मेट हो गया, मेन्यू फॉर्मेट हो गया, तो ये नहीं होगा। डिजाइन फॉर्मेट, अलाइनमेंट फॉर्मेट, इसका भी नहीं होगा। और टेक्स्ट फॉर्मेट, सेंटेंस फॉर्मेट, ये भी नहीं होता है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये दो जो है वो फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड टूलबार क्या होता है। स्टैंडर्ड टूलबार ऑप्शन ये है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी फॉर्मेटिक सुविधा प्रदान करना, स्टैंडर्ड टूलबार। तो ये तो हमारा जो टेक्स्ट रहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि आपको टेक्स्ट करना है तो बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड टूलबार का कोई वो नहीं, ये स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, कंटेंट टूल कॉमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपी और पेस्ट। तो स्टैंडर्ड टूलबार हमने आप देखा होगा, यहाँ पर एक फाइल मेन्यू होता है और जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं।
इसमें आपको कट कॉपी हो गया, प्रिंटिंग वगैरह आपको करना है, पेस्ट करना है, ये सब ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यही हमारा जो है वो मानक टूल बार होता है, एक स्टैंडर्ड टूल बार जो है वो यही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, बाकी ये नहीं होंगे। आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है कि अंतिम पंक्ति को छोड़कर पैराग्राफ के बाएं और दाएं पक्ष कैसे अंडरलाइन होगी? कोई हमें डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि बायां और दायां यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का पैराग्राफ बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कोई लाइन बड़ी होती है, कोई लाइन छोटी होती है, तो ये क्या है, इस तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बीच में होना चाहिए लाइन, ठीक है। और अंतिम पंक्ति छोड़कर, तो ये हमें कहाँ पर जस्टिफाई में होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं हमें जस्टिफाई करने के लिए। लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, एल हो जाएगा, आर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल। तो ये शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, तो ये जस्टिफाई इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो अगर मैं इसको कहूँ कि जस्टिफाई सबसे अच्छा वर्णन करता है कि अंतिम पंक्ति को छोड़कर पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट की अलाइनमेंट हो। आंसर अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक और वित्तीय डेटा को ट्रैक करने, गणना करने और तुलना करने के लिए आमतौर पर वर्कशीट के रूप में क्या संदर्भित किया जाता है? हमें ट्रैक करना है, कंप्यूटिंग करना है, कंपेयर करना है न्यूमेरिकल वैल्यू को, फाइनेंशियल डाटा को, तो हम किसका यूज करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस हो गया, कैलकुलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम कहाँ पर करेंगे। देखिए एमएस वर्ड तो होगा नहीं, एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। कंपेयर थोड़ी ना करते हैं इन सबको, फाइनेंशियल डाटा वगैरह कंपेयर नहीं करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। एमएस एक्सेल मैंने आपको बताया था, है ना। एमएस एक्सेल में क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है। जिस तरीके से एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स होती हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, जिसका यूज हम कोई भी डेटा हो गया उसका एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। यहाँ पर आपको जैसे एमएस वर्ड दिया हुआ है, ऐसे ही एमएस एक्सेल भी दे सकते थे। तो अगर आपको स्प्रेडशीट ना दिया हो तो एमएस एक्सेल दे सकते हैं, एमएस एक्सेल ना दिया हो तो यहाँ पर स्प्रेडशीट दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नई एक्सेल 2007 शैली में 36 टैब का एक सेट है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? हॉरिजेंटल टैब का उपयोग हम किस लिए करते हैं? आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक्सेल की ये शीट खोल दी और ये कि यहाँ पर एक टैब रहता है और एक इस तरफ रहता है। यहाँ पर एक, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, इसको हम इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? रिबन, लूप, थ्रेड या फंक्शन? फंक्शन तो होगा नहीं ये कोई भी। फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन होता है, तो ये तो नहीं होगा। थ्रेड भी नहीं होता है, लूप भी नहीं होता है। तो हमारा ये क्या होता है, रिबन होता है। ये रिबन में देखने को मिलता है। तो किस रूप में जाना जाता है? रिबन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, विच एडिशनल एक्सटेंशन कैन एक्सेल रीड इजिली? एक्सेल कौन से अतिरिक्त एक्सटेंशन आसानी से पढ़ सकता है? देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जिसको हम पढ़ सकते हैं, एनपीवी और सीएसवी या पीवी या एफवी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीएसवी, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको उस प्रकार के डेटा की सीमाओं को निर्दिष्ट करने की अनुमति देती है जिसे एक सेल में दर्ज किया जा सकता है? ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको हड़बड़ाहट में अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ना है। एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ना है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ यू टू स्पेसिफाई लिमिटेशन ऑन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी इंटर इनटू द सेल? ओके,
तो हमसे ये पूछा गया कि अगर कोई ऐसा सा फीचर कहा जाए जो अलाउ करता है डेटा के लिमिटेशन को उसके सेल को एंटर करने में, वो क्या होता है। जैसे आप कोई सेल है जो कि एम एस एक्सेल में, सेल किस में होते हैं, एम एस एक्सेल में होते हैं, और इसमें हम कोई डेटा जो है वो एंटर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एंटर कर रहे हैं तो डेटा मान लो कोई बड़ा है, तो उसमें हैच 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 इस तरीके से जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि अनुमति दे रहा है हमें सेल में अभी भी दर्ज कर सकते हैं, डेटा रेक्टिफाई करना, सुधार करना, नहीं सुधार तो नहीं कर सकते, डेटा वेरिफिकेशन सत्यापन का भी नहीं होगा, मॉडिफिकेशन, हमें मॉडिफिकेशन थोड़ी ना करना है डेटा का। देखिए ना तो हमें सुधार करना है या मॉडिफिकेशन करना है, ना ही सत्यापन करना है। डेटा वेरिलेशन माननीयकरण जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज फॉर्मेटिंग क्रूशियल फॉर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट के लिए फॉर्मेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्प्रेडशीट क्योंकि एम एस एक्सेल। ऑप्शन है मेकिंग न्यू चार्ट, नया चार्ट बनाने के लिए, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, टू मेक न्यू फाइल्स, मेक द सम ऑफ कॉलम। स्प्रेडशीट का जो फॉर्मेटिंग होता है वो किस तरीके से रहता है, ऐसा रहता है हमारा टेबल्स उसमें बनी रहती है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या है, मेकिंग न्यू चार्ट है क्या, नहीं, चार्ट तो पहले से ही बना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पर मान लो किसी के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनकी सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नेम का कॉलम है, ये मोबाइल नंबर है, ये एड्रेस का कॉलम है, ये सैलरी का कॉलम है, तो जिनकी यहाँ पर नाम लिखा हो उनके बारे में लिखा है। तो इससे हमें क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। ओके, तो नई फाइल बनाने के लिए नहीं होगा, और मेक द सम ऑफ कॉलम ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंप्यूटर या प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रस्तुत किस प्रारूप में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बारे में हमसे जो है वो यहाँ पर कहा गया है, पेज और एक्सरप फाइल हो गया, और डी ऑप्शन क्या है, स्लाइड हो गया। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एम एस एक्सेल हो गया वो उसमें स्प्रेडशीट रहती है, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए फाइल तो वो एम एस वर्ड में रहती है, और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन मतलब हमसे एम एस पावर पॉइंट के बारे में बोला गया है, पावर पॉइंट के बारे में। और पावर पॉइंट में क्या रहता है, स्लाइड रहता है, स्लाइड इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट है, उसमें हमें डायरेक्ट जो है वो, उसमें हमने क्या कर दिया, किसी फाइल को हमने इंसर्ट कर दिया, और इसको हमें डायरेक्ट जो है वो चलाना है, हमें प्रेजेंटेशन देना है तो हमें डायरेक्ट चलाना, हमें शॉर्टकट की यूज करनी है, तो F5 का यूज करते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा F5। F7 का हम स्पेलिंग वगैरह हो गई उनको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, F2 हो गया रीनेम के लिए यूज़ करते हैं, F1 हो गया हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, F2 हो गया। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है, शॉर्टकट की मैंने आपसे बता चुका हूँ, पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टास्क पेन क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, प्रोवाइडिंग फॉर्मेटिंग टूल हो गया। अगला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग यूजर विथ इंटरफेस कंट्रोल सो दे कैन एडिट एंड डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, उपयोगकर्ता को इंटरफेस नियंत्रण करना ताकि दस्तावेज जो रहते हैं उनको संपादित कर सके, एडिट कर सके, ये टास्क बन जाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पावर पॉइंट की प्रस्तुति में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को डैश के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें बोला गया है, हमें पावर पॉइंट में बोला गया है स्पेशल इफेक्ट, और वो भी हमें स्लाइड में देना है। देखिए, दो तरह के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं,
एक हो गया कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, और इसको मुझे एनिमेट करना है, इसको स्पेशल इफेक्ट देना है, और एक पूरी स्लाइड है, इसको मुझे इफेक्ट देना है, दो तरह के इफेक्ट। तो जो एनिमेशन होगा या कस्टम एनिमेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो किस पे वर्क करता है, टेक्स्ट पे वर्क करेगा, कस्टम एनिमेशन। ओके, लेकिन हमें पूरी स्लाइड पे वर्क कराना है, तो इसमें क्या रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आ, टेक्स्ट पे एनिमेशन रहेगा, स्लाइड पे अगर आपसे पूछा है तो ट्रांजिशन याद रख लेना, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमें स्लाइड पर जो है वो बोला गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज यूज टू लिंक स्लाइड टुगेदर। कोई स्लाइड है, उनको हमें लिंक करना है, तो क्या यूज करेंगे, हाइपर लिंक, नेविगेशन, स्लाइड लेआउट या स्लाइड डिजाइन। तो हम हाइपर लिंक का यूज करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये डेटाबेस से संबंधित है, माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है। सर्वर सहित महत्वपूर्ण रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन सी क्वेरी लैंग्वेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ओके, रिलेशन डेटाबेस है, तो जो माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, एसक्यूएल सर्वर हो गया, ये सब किससे संबंधित होते हैं, माई एसक्यूएल हो गया और ओरेकल हो गया, डेटाबेस से संबंधित होते हैं सभी के सभी। तो हमसे पूछा गया RDBMS जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एसक्यूएल हो गया, HTML हो गया या NoSQL हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन डेटाबेस से संबंधित है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हो गया, HTML हम वेब पेज बनाने के लिए यूज करते हैं, और NoSQL, यानी इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। ये सभी आप जो देख रहे हो, अगर जिन लोगों ने एसक्यूएल करी होगी ना, उसमें माई एसक्यूएल इंक्लूड रहता है, ओरेकल रहता है, एसक्यूएल सर्वर रहता है, तो ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंतर्गत ही हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फुल फॉर्म भी याद रखना है, एसक्यूएल की क्या रहती है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक की है जिसका उपयोग एसक्यूएल डेटाबेस में दो टेबल को एक साथ जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अब की रहती हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में बहुत सारी की रहती हैं, प्राइमरी की होगी, फॉरेन की होगी, सेकेंडरी की हो गई, ठीक है। तो कोई भी दो टेबल हैं और उनको हमें एक साथ जोड़ना है, तो इसमें से एक ऐसी की होना चाहिए जो कि दोनों में जो है वो होना चाहिए, सेकेंडरी की, कंपोजिट की, प्राइमरी की। प्राइमरी की ऐसी होती है जो कि केवल टेबल एक ही टेबल में होगी, वो दूसरी जगह नहीं होगी, दूसरी टेबल में नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर को हम एक एज ए प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, जितने भी क्लाइंट होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके अलग अलग रहेंगे, तो वो प्राइमरी है, मतलब सबके लिए अलग है। कॉर्नर की के बारे में बात करें, तो कॉर्नर की बहुत सी जगह हो सकती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एड्रेस हो गया, बहुत से स्टूडेंट का एड्रेस एक जगह ही होगा, कोई स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है मान लो, एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो उनका एड्रेस जो है वो एक ही रहेगा, एक ही किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो वो क्या होगा, उन दोनों को जो है वो कनेक्ट कर देगा। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और इनका यूज क्या है। ओके, तो दो टेबल को एक साथ जोड़ने के लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं, आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, तालिका में मौजूदा डेटा को संशोधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोई डेटा है, डेटा टेबल है, उसको हमें क्या करना है, संशोधन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, तो देखिए नल का तो यूज नहीं करेंगे, नल मतलब होता है बिल्कुल खत्म, सब कुछ नहीं है। डिस्टिंग का भी यूज, मॉडिफाई जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, मॉडिफाई का यूज करें। अगला क्वेश्चन, क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट किस उद्देश्य से कार्य करता है। तो ये डेटाबेस मैंने आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, कि आपको क्रिएट डेटाबेस करना है, क्रिएट टेबल करना है, आपको किस तरीके से कौन सी कमांड यूज करते हैं, ये सभी के सभी मैंने आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी MPITITO की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सारा जो है ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट किस उद्देश्य से कार्य करता है, पैटर्न मिलाने के उपयोग से, बिल्कुल नहीं।
तालिका की संरचना परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन थोड़ी ना करना है हमें, डाटाबेस को क्रिएट करना है। क्रिएट ए टेबल, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। टेबल नहीं क्रिएट करना है हमें, डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट ए न्यू डेटाबेस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में जो दिया है वो उसी से समझ में आ रहा है कि डेटाबेस को हमें क्रिएट। एसक्यूएल का दूसरा नाम क्या है? तो अभी जस्ट मैंने इसी में बताया था एसक्यूएल का दूसरा अच्छा, एसक्यूएल व्यू का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सिंपल टेबल हो गया, एक्चुअल टेबल हो गया, कॉम्प्लेक्स टेबल हो गया, वर्चुअल टेबल हो गया। ये वर्चुअल टेबल होता है क्योंकि हम जो वर्क करते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, हम एक वर्चुअली चीज़ों पर वर्क करते हैं, उनको आप छू नहीं सकते। जैसे एसक्यूएल हो गया तो डेटाबेस जो रहता है उसको आप क्या छू सकते हो क्या उसमें? तो वर्चुअली चीज़ें रहती हैं। दो या दो से अधिक जुड़ी संस्थाओं या व्यक्तियों के संगठन का नाम क्या है? ठीक है, द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कनेक्टेड एंटिटीज और इंडिविजुअल। डिवाइस कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे, कनेक्टर कहेंगे या सर्वर कहेंगे? तो भाई कनेक्ट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक नेटवर्क बोल सकते हैं। नेटवर्क जो है वो इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? हमसे इसमें से पूछा गया है कि नेटवर्किंग डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है। मॉडेम हो गया, स्विच हो गया, हार्ड डिस्क हो गया या रूटर हो गया। तो देखिए मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, बिल्कुल होता है। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ना, नेटवर्किंग। स्विच हो गया, ये भी कनेक्टिंग डिवाइस होता है या नेटवर्किंग डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये हमारी मेमोरी होती है। और रूटर ये भी कनेक्टिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है भैया नेटवर्किंग नहीं होता, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम पासवर्ड शुड बी कीपन। तो एटीएम पासवर्ड रखना चाहिए, पर्सनल डायरी में रखना चाहिए, ऑफिस डायरी में रखना चाहिए, मेमोरी में रखना चाहिए। तो कहाँ पर रख सकते हो भाई? आपकी खुद की पर्सनल डायरी है जिसे कोई भी छूता नहीं है तो आप उसमें रख सकते हो। पर्सनल डायरी का मतलब तो यही है कि आप उसे किस कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं। बिल्कुल। ऑफिस डायरी हो गई उसमें भी रख सकते हो, मेमोरी हो गई उसमें भी रख सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? मेमोरी होगी, तो ऑल होना चाहिए हमारा आंसर। और इसमें जो है वो सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका आंसर है मेमोरी, स्मृति। एटीएम का पासवर्ड रखना चाहिए। अगर इन देखा जाए तो वैसे तो पर्सनल डायरी में भी रख सकते हैं, ऑफिस डायरी में नहीं रख सकते। मेमोरी हो गया तो मेमोरी रख सकते हैं। मेमोरी में डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मेमोरी है, ये भी है ना। तो वैसे चलो इसका आंसर सी दिया हुआ है तो आप याद रख लेना, मेमोरी जो है वो इसका आंसर। ठीक है, पर्सनल डायरी भी एक तरह का रख सकते हो एटीएम का पासवर्ड, या पर्सनली यूज कर रहे हो उसको। पर सिक्योर में देखा जाए तो मेमोरी में रख सकते हो। या सी ऑप्शन इन्होंने दिया है तो आपको सी ऑप्शन ही लगाना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, क्योंकि उनके व्यापम या ईएसपी के कुछ ऐसे आंसर होते हैं कि भोपाल से नर्मदा नदी निकाल दे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू जनरेट हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी जो रहती है वो कौन सा डिवाइस होगा? हार्ड, ऐसी बात है जो प्रिंटर रहते हैं वही तो हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराएं। सीआरटी तो नहीं होगा, कैथोड रे ट्यूब है ना, कंसोल नहीं होता है, प्रिंटर जो है वो इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो। मैक्रो आपको ये मैक्रो देखिए एक्सेल में देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, पावर पॉइंट्स में देखने को मिलता है, इसका यूज बहुत है, बहुत ही अच्छी चीज़ है मैक्रो। अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़ा होगा थ्योरी में आपको मिल जाएगा ये। तो इसका सेकेंड स्टेप इज क्रिएटिंग ए मैक्रो। तो सेकेंड स्टेप पूछा गया, यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म द टास्क यू वांट टू ऑटोमेट। गिव द मैक्रो नेम। मैक्रो नेम तो शुरू में ही देना रहता है हमें, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जब हम मैक्रो बनाते हैं तो शुरू में ही हमें देना। असाइन ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू द कंसोल, यही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी आपको मैक्रो जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले नाम देना रहता है। नाम देने के बाद हमें उसकी शॉर्टकट भी बनानी रहती है कि जब हम
उस शॉर्टकट का यूज करें तो उसका डेटा हमें उस चीज़ों पर पहुंचा दे। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर्स इन बेस टू आर कार्ड। तो नंबर आपने देखा होगा जिनके बेस क्या होते हैं, 2 होते हैं, 10 होता है, 16 होता है, ये बाइनरी होते हैं, ये डेसिमल होते हैं, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया। तो 2 का पूछा गया था। ऑक्टा के 8 होते हैं, ऑक्टा के 8 होते हैं, हेक्सा के 16 होते हैं, डेसिमल के तो 10 होते हैं, तो बाइनरी के 2 होते हैं, भी 0 और 1 है ना? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने 60 का क्वेश्चन कर लिए हैं, मतलब बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और आपको इन क्वेश्चनों से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, MS ऑफिस का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है जिसमें जावा हो गए, पाइथन हो गए, इन सब के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे क्योंकि वो भी सिलेबस में है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।